क्लैट 2025 का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने उनमें गड़बड़ कर दी तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिम्पल पारिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर फॉर्म फिलिंग। यानी कि अगर आप क्लैट 2025 का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने उनमें गड़बड़ कर दी तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे हम इस वीडियो को और इन क्रक्स देख लेते हैं वो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो क्लैट 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कल आ चुका है, यानी कि 15 जुलाई को आ चुका है। इस फॉर्म को आप 15 अक्टूबर तक फिल कर पाएंगे, जिसका एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है 1 दिसंबर को। यानी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक फिल किया जाएगा और फिर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर ऑनलाइन है लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम है 1 दिसंबर को वो ऑफलाइन ही होगा। प्लस आपका एग्ज़ाम 1 दिसंबर 2024 को है, बट इसका नाम है क्लैट 2025। वो क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम ज़रूर इस साल देंगे लेकिन आपका जो एडमिशन है वो 2025 बैच के लिए होगा। दैट इज़ द मेन रीज़न वाई इसका ये नाम है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। जल्दी से देखते हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, नेम ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं और वो क्या, वो ये कि कुछ भी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, बट वो हमें नहीं करनी है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। अगर मेरा नाम DIMPLE है तो मैं उसे उसी तरीके से लिखूंगी और डबल चेक करने के बाद ही फॉर्म को ओके करूंगी कि ठीक है अब मैं फॉर्म को सबमिट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं उन्हें क्या करना है, जो उनकी 12th की सर्टिफिकेट में, 12th की मार्कशीट में जो उनका नाम है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जिन बच्चों ने 12th नहीं की है वो क्या करें, तो उनका जो भी 10th के सर्टिफिकेट में मार्क्स है, नाम है, उन्हें वो नाम ही लिखना है जाकर फॉर्म में। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात आई होप क्लियर हो गई है कि एप्लीकेशन में आप नाम कौन सा डालेंगे, अपना फुल नेम डालेंगे आप। अगर आप 12th पास हैं तो 12th के सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है आप वो नाम डालेंगे, और अगर आप 10th पास हैं, अभी 12th में हैं, तो आप 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वो नाम आप अपना डालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। कोई मजाक यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोटो पे। फोटो ऑफ द कैंडिडेट, ये फोटो कैसी होनी चाहिए आपको मैंने पहले भी बताया है, बट अब क्योंकि एप्लीकेशन आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, मैंने सोचा मैंने खुद वहाँ एप्लीकेशन से आपके लिए स्क्रीनशॉट्स लेकर यहाँ पर लगाए हैं ताकि आपको आसानी हो और आप पहले से ही देख सकें कि किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है, ताकि हम जब फॉर्म फिल करने जाएँ हमसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो जब हम अपनी फ़ोटो लगाने जाएंगे तो सबसे पॉइंट नंबर 1 क्या है, सबसे पहले वो रीसेंट फोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 साल पहले जब आप बच्चे दिखते थे आप तब की फोटो लगा दें। पॉइंट नंबर 2, फ्रंट फेसिंग फोटो होनी चाहिए, यानी कि आप स्ट्रेट खड़े हैं वैसी ही फोटो होनी चाहिए। जो हमारे साइड पोजेज होते हैं, जो हम सेल्फीज क्लिक करते हैं, वो फोटोज़ नहीं चलेगी। उसके बाद जो फोटो है जब आप अपलोड करेंगे उसका फॉर्मेट JPEG फॉर्मेट या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो फोटो है, लेट सपोज ये आपकी फ़ोटो है, ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड है ये डार्क कलर का नहीं होना चाहिए, जैसे कि डार्क मरून कलर कुछ होता है, कुछ ब्लैक कलर में खिंचवा लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो लाइट कलर में होना चाहिए। प्रेफर हम यही करेंगे कि हम वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाएं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी फ़ोटो अपलोड करने जाएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में क्या है, सेम वही फॉर्मेट है, स्कैन करनी है हमको हमारे सिग्नेचर को और JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में हम उसे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का अब क्लियर हो गया है कि आप इधर ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। रेड, ग्रीन इस तरीके के कलरफुल पेन्स ना यूज़ करें अपना सिग्नेचर देने के लिए। ठीक है, तो हम या तो ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन यूज़ करेंगे और जो बैकग्राउंड होगा, लेट सपोज ये पेपर है और इस पर मुझे साइन करना है। ठीक है, ये मेरा सिग्नेचर है। सो ये जो पेपर है ना, ये पेज वाइट होना चाहिए, प्योर वाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा रूल्ड
पेपर ले लिया ऐसा ऐसा वाला और उस पर फिर आप साइन करके और फिर अपना सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जिस पे भी आप साइन करेंगे वो पेपर क्या होना चाहिए, व्हाइट कलर का होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड का पेपर होना चाहिए, उस पर आप अपना साइन करेंगे इधर ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एड्रेस। अब एड्रेस में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात होती है, एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि लेट्स सपोज कि मैं किसी गांव से बिलोंग करती हूँ तो परमानेंट एड्रेस जो है मेरा वही है, लेकिन क्योंकि अब मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं 2-3 साल से शहर की तरफ शिफ्ट हो गई हूँ, तो हो सकता है आधार कार्ड पे मेरा जो एड्रेस है वो मेरे गांव का हो, बट मुझे क्या करना है, हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में क्या डालना है, वो एड्रेस जहाँ पर आप अभी रिसेंटली रह रहे हैं और जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आगे आपका एडमिशन होगा, तब तक आपको पता है कि अगर इस एड्रेस पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट भेजता है कंसोर्शियम ऑफ NLU तो वो सेफ रहेगा, वो आपको मिलेगा। तो इसी वजह से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया जाता है कि अगर कंसोर्शियम ऑफ NLU को आपसे कांटेक्ट करना है तो वो कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो आपको वो इसी एड्रेस पे भेजेंगे। ये है वो एड्रेस जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स सेफ रहेंगे, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस वो है, वो आपके आधार कार्ड पे जो भी है आप उसे डाल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उसी पे मतलब वही आपका परमानेंट एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो उस पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसमें आप दोनों में सिमिलर एड्रेस अपने डाल सकते हैं। एड्रेस के बारे में बस ये इतनी ही बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बारे में। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई है बच्चों, और मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि हमारे पेरेंट्स का और हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हम जब भी डालेंगे हम वर्किंग ही यूज़ में लेंगे। वर्किंग का मतलब क्या है कि वही मोबाइल नंबर हम यूज़ करेंगे जिस पे कंसोर्शियम ऑफ NLUs हमें नोटिफिकेशन भेज सके, कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो भेज सके, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा, नोटिफिकेशन मिस आउट हो जाएगी, फिर आप कहेंगे मुझे पता नहीं चला, बट वो भेजते हैं नोटिफिकेशन मोबाइल नंबर पे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी मोबाइल नंबर हम डालेंगे अपना, वो क्या होना चाहिए, वो वर्किंग होना चाहिए, यानी कि वो रिसेंट वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 साल पहले ईमेल आईडी बनाई थी, उसका पासवर्ड आपको याद नहीं है और आप उसे डाल दें अपने क्लैट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। नाउ इफ दिस इज क्लियर, तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो 12th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे जो अभी 12th में हैं, अभी 12th कक्षा में 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्हें सबसे बड़ा डाउट है क्या हम क्लैट दे सकते हैं दिसंबर वाला। जी ज़रूर, आपके लिए ही है क्लैट, आपको देना ही है बिकॉज आपका एडमिशन अगले साल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास देखिए ये मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया है आपके लिए फॉर्म से। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम आएगा, उसमें आपको 10+2 सेलेक्ट करना है। 10+2 मतलब आप 12th में हैं। उसके बाद आपके पास स्ट्रीम का ऑप्शन आएगा। आप आर्ट्स से हैं तो आप आर्ट्स चूज़ करेंगे, आप साइंस से हैं तो आप साइंस चूज़ करेंगे, आपके पास कॉमर्स है तो आप कॉमर्स चूज़ करेंगे। उसके बाद आता है अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड और पास। तो क्योंकि अभी हम 12th में हैं, अभी जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जब हम फॉर्म भरेंगे तो हम क्योंकि अभी 12th में हैं तो हम क्या यहाँ पर चूज़ करेंगे, हम चूज़ करेंगे अपीयरिंग, कि भैया हम अभी तक पास नहीं हुए हैं, ना ही अभी तक हमने एग्ज़ाम दिया है। अपीयरिंग मतलब हम अभी एग्ज़ाम देंगे, अभी हम 12th में हैं तो हमें क्या चूज़ करना है, अपीयरिंग। उसके बाद आपके पास इसके नीचे ऑप्शन आएगा डेट, ईयर ऑफ पासिंग। उसमें आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर 2024 यानी कि जो अभी चल रहा है जुलाई, उसमें अगर आप 12th में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बाय 2025 आप 12th पास कर ही लोगे, राइट। तो ईयर ऑफ पासिंग में आप क्या चूज़ करेंगे, नीचे ईयर ऑफ पासिंग में आप 2025 चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आएंगे हम बोर्ड या यूनिवर्सिटी पे, तो आपकी CBSE ICSE जो भी बोर्ड है आप उसे चूज़ कर लेंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा जो भी है आप उसे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आएगा मंथ ऑफ पासिंग। तो देखिए मोस्टली ये होता है कि हमारे एग्जाम्स जो है वो मार्च अप्रैल तक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे एग्जाम्स मार्च अप्रैल तक खत्म हो जाते हैं और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स एक्चुअली में कब तक आते हैं। तो लेट्स सपोज मई या जून तक रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो आप मंथ ऑफ पासिंग में वही डाल देंगे, इधर जून और एनीथिंग जो आपको पता है कि आपका रिजल्ट उस मंथ में आ जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो बच्चों यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, कहीं से भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है, बिकॉज क्योंकि अभी हम 12th में हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास परसेंटेज कहाँ से आएगी। जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो अपने 12th के परसेंटेज इसमें डाल देंगे,
लेकिन जो बच्चे इस साल 12th में हैं उन्हें इसे ब्लैंक छोड़ देना है। वन मोर रीज़न कि आप क्या इंडिकेट करता है कि आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये देखिए जहाँ पर भी ये रेड वाले जो साइन है ना, ये वाले, इसका मतलब ये कंपलसरी है फॉर्म में फिल करना, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप ये जो स्पेस है इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आज की वीडियो में आपको बतानी थी, उन सभी के लिए जो बच्चे अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और क्लैट 2025 देने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम देखते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में। तो देखिए आपके पास में 3 प्रेफरेंसेस आएगी, ठीक है। आपके पास 3 प्रेफरेंसेस आएगी। एक तो है टेस्ट सेंटर नंबर 1, एक टेस्ट सेंटर नंबर 2, एक 3। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपको MP मध्य प्रदेश घूमने जाना है तो आप वहाँ का टेस्ट सेंटर चूज़ करेंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है। एग्जाम के दिन सेंटर कितना दूर आएगा, हमें होटल्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इस चक्कर में। तो हमें क्या करना है, लेट सपोज कि कोई भी बच्चा है वो नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, यहाँ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल क्रिएट किया है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा है जो नोएडा या ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, तो अगर इसमें ऑप्शन होगा नोएडा ग्रेटर नोएडा का, सबसे पहले आप वो चूज़ करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो पर्टिकुलर एरिया है नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा, उसके आसपास का रेडियस कितने ऐसे सेंटर्स दिए गए हैं जो आसपास में है उसके। तो फिर जब मैंने इसे खोला तो मुझे दिखा कि अच्छा गाजियाबाद भी है टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस में। तो क्योंकि मैं यहाँ रह रही थी, मुझे लगा कि ठीक है अगर मुझे यहाँ नहीं भी मिलता है तो मेरे लिए गाजियाबाद पहुँचना ईजी रहेगा, तो मैंने फिर सेकेंड प्रेफरेंस दे दी गाजियाबाद को, ठीक है। जहाँ मेरा सेंटर आएगा हम उसकी प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एट लास्ट टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस नंबर 3, यहाँ पर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर गाजियाबाद भी नहीं आया तो मैं थर्ड ऑप्शन देखती हूँ। तो मुझे न्यू दिल्ली मिला, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं नोएडा की रहने वाली हूँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे गाजियाबाद आए या फिर न्यू दिल्ली आए। तो मैंने ये सारे ही तीनों जो मेरे सेंटर्स हैं इनको मैंने प्रेफरेंस में डाल दिया, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो आपके घर के पास होगा सेंटर आप वही चूज़ करेंगे, 1, 2, 3। वैसे मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो टेस्ट सेंटर 1 आप प्रेफरेंस में चूज़ करते हैं वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर आता है। बट कभी कभार होता है कि किसी भी कारण से एग्जाम सेंटर कैंसिल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आपको सेकेंड प्रेफरेंस वाला आपका एग्जाम सेंटर मिल जाए। अब हम आज के लिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, वो है रिजर्वेशन। जो भी बच्चे रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब यानी कि जो कैंडिडेट SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अब मैंने पहले भी कहा है और मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है आपका वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए कि 5-10 साल पुराना है, वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको रेलेवेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। रेलेवेंट सर्टिफिकेट बोले तो रेलेवेंट सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि ऑथोराइज्ड अथॉरिटी जो होती है, ऑथोराइज्ड पर्सन होता है, वहीं से वो आपको लेना है और फिर उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया ही होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो फाइल की साइज़ है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 MB से लेस की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप अपनी रिजर्वेशन की जो भी आपकी रेलेवेंट सर्टिफिकेट है उसको आप स्कैन करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो साइज़ है वो PDF फॉर्म में, एक तो सबसे पहले फॉर्मेट PDF में होना चाहिए वो, और जो PDF फॉर्मेट में है ना उसका साइज़ 1.5 MB से लेस होना चाहिए। नोटिफिकेशन में यही बताया गया है और मैं स्ट्रेट वहीं से आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि जब भी आप फॉर्म फिल करें कोई गड़बड़ ना करें। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। लास्ट में बस आपको इतना सा कहना चाहती हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री PDFs और डेली एग्जाम ओरिएंटेड क्विज मिलते हैं। आप हमारी ऐप पे भी जा सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीमियम स्टडी मटेरियल और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। सो आई होप आपकी आज की सेशन आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ नॉलेजफुल यहाँ से लेकर जाने को मिला हो, और जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो आज की क्लास में मैंने आपको बताई है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।